क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम चर्चा करेंगे आवास के बारे में। साथियों, जो हम वस्त्र एवं आवास की इकाई पर चर्चा कर रहे थे, वस्त्र के बारे में हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम आवास के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टॉपिक से अभी तक हमारे जो आते हैं 11 से लेकर रीट 17 तक 4 एग्जाम हुए हैं, उनमें 5 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी साथी इस टॉपिक को अंत तक पढ़े, इस कक्षा के अंत तक बने रहे। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। और मैं कक्षा के अंत में आपको जो पिछले 5 प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से वो भी बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। आज का हमारा टॉपिक जो है आवास है। आप सभी साथी जानते होंगे आवास क्या होता है, आवास किसे कहते हैं। साथियों, आवास से हम तात्पर्य लगा सकते हैं कि व्यक्ति का रहने का जो स्थान होता है या प्राणियों का रहने का जो स्थान होता है, उसे हम आवास कहते हैं। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन ले साथियों, तो डेफिनेशन है कि किसी भी सजीव प्राणी का वह परिवेश जहां पर वह रहता है, तो वह क्या है, हमारा आवास है। साथियों, वर्तमान व्यक्ति के रहने का स्थान। साथियों, आवास के बारे में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसको समझने के लिए इसको आवास को हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। साथियों, हम जो चर्चा करने वाले इस कक्षा में 2 भागों पर चर्चा करेंगे। साथियों, एक होगा हमारा जीव जंतुओं के आवास। किस पर होगा साथियों? जीव जंतुओं के आवास। और दूसरा जो हमारा होगा साथियों, मानवों के आवास। जीव जंतुओं के आवास और मानव आवास के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस कक्षा में। साथियों, जीव जंतु के आवास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और मानवों के आवास कौन कौन से होते हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी आपको समझ में आएगा साथियों, जीव जंतु के आवास होते हैं मुख्य रूप से इसे हम आसानी से समझने के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है साथियों स्थलीय आवास, दूसरा हम विभाजित करते हैं जलीय आवास, और तीसरा हम विभाजित करेंगे अन्य आवास। अभी आप कुछ समय के लिए इस मानव आवास को भूल जाइएगा साथियों, ये हम चर्चा कर रहे हैं जीव जंतुओं के आवास की ही चर्चा कर रहे हैं। तीनों पार्ट, स्थलीय आवास, जलीय आवास और अन्य आवास। साथियों, स्थलीय आवास में जो कौन कौन से आवास आते हैं, तो स्थलीय जो आवास होते हैं अर्थात स्थल पर, हमारा जो पृथ्वी का भूभाग है उस पर जो आवास बने हुए थे, जो स्थल है, हमारा मैदान है, उस स्थल पर जो आवास बने हुए वो कौन कौन से आवास होते हैं, किस प्रकार के आवास होते हैं और उनमें कौन कौन से जीव रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला आवास है हमारा स्थलीय आवास में, वो है हमारा घास के मैदान। कौन सा साथियों? घास के मैदान, या फिर इसे घास भूमि आवास भी कहा जाता है। घास के मैदान। साथ ही जो घास के मैदान होते हैं उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, किस प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। साथियों, जो घास के मैदान होते हैं, जो बड़ी बड़ी घास वाली जो भूमि होती है उसे घास के मैदान कहे जाते हैं। हम चर्चा भी करेंगे घास के मैदान, जो घास के मैदान है वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदानों पर। साथियों, जो इसमें जो जैव जंतु पाए जाते हैं जैसे जेब्रा है, हिरण है, हाथी, नीलगाय, गजेला, राइनासोर इत्यादि जो जीव है साथियों, ये हमारे इसमें पाए जाते हैं। घास के मैदान में प्रमुख जो जीव है, पाए जाने वाले जीव जंतु, वो है जेब्रा, हिरण, हाथी, नीलगाय, गजेला और राइनासोर। साथियों, प्रमुख घास के मैदान पर हम चर्चा करते हैं। प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? साथियों, प्रमुख घास के मैदान हैं
जैसे सवाना। साथियों जो सवाना घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? साथियों सवाना जो घास का मैदान है वो अमेरिका में पाया जाता है। कभी कभार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इस घास के मैदान से लेकर कि घास का जो मैदान है कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। साथियों सवाना जो घास का मैदान है अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका में स्थित है ये। दूसरा है हमारा स्टेपी। साथियों स्टेपी जो घास का मैदान है वो यूरोप से संबंधित है, यूरोप में स्थित है साथियों। उसी प्रकार सवाना और वेल्डास ये भी महत्वपूर्ण घास के मैदान है। और ये साथियों कहाँ स्थित है? सवाना और वेल्डास। सवाना और जो वेल्डास है वो हमारा अफ्रीका में स्थित है। तो साथियों एक और नाम आता है डाउन्स। साथियों जो डाउन्स है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये हमारे प्रमुख घास के मैदान है साथियों। आप सभी साथी देखिए घासों के नामों को याद रखिए कि घास का जो मैदान है कहाँ स्थित है। साथियों अगला जो आवास आता है हमारा स्तरीय आवासों में तो वो है हमारा मरुस्थलीय आवास। साथियों मरुस्थलीय आवास जो होते हैं वो क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों जो मरुस्थलीय आवास होते हैं, जो हमारा मरुस्थल होता है उसमें जो आवास होते हैं वो मरुस्थलीय कहलाते हैं। साथियों जो मरुस्थलीय आवास होते हैं इनमें धूप जो होती है अत्यधिक तेज पड़ती है, वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर जो गर्मी है बहुत ज्यादा पड़ती है, तपन रहती है साथियों। और रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं वो मरुस्थलीय आवास है साथियों। उसी प्रकार इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि थार मरुस्थल में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो थार मरुस्थल जो मरुस्थलीय आवास है हमारा उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? प्रमुख जो जीव जंतु है ऊंट, गोडावण, कंगारू, जहरीले सांप, खरगोश और चूहे। ये जो आवास है साथियों ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं साथियों। साथियों मरुस्थल में आवास पाए जाते हैं ऊंट। साथियों इनका जो शरीर होता है, इनकी जो आकृति होती है, इनको जो दिया जाता है शरीर वो साथियों इनके आवास से संबंधित है। जैसे ऊंट है साथियों, ऊंट के जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, उसको रेत में चलने में आसानी होती है। जो पैर होते हैं बहुत दूर होते हैं क्योंकि उनकी जो जमीन की जो तपन है हमारी धरती की स्थल की वो उससे बचा सके। साथियों जो जीव जंतु खरगोश, सांप, जहरीले ये जो पाए जाते हैं मरुस्थल में गहरे बिलों के अंदर पाए जाते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों अगला है हमारा पहाड़ी आवास। यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों, जलीय को भी अभी छोड़ते हैं। जलीय आवास अभी है हमारा पहाड़ी आवास। जलीय आवास पर हम चर्चा करेंगे बाद में। साथियों इसे पहाड़ी या पर्वतीय आवास कहते हैं। साथियों जो पहाड़ी या पर्वतीय आवास होते हैं यहाँ पर तेज हवाएं चलती है और अत्यधिक ठंडा माना जाता है। साथियों पर्वतीय जो आवास होते हैं अत्यधिक शीत लहरें यहाँ पर चलती है। तो जो पर्वतीय आवास होते हैं उसमें किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं? तो पहाड़ी आवास में मुख्य रूप से याक, भालू, लोमड़ी, जंगली तेंदुआ, या पहाड़ी बकरियां या फिर आपको देखने को मिल सकता है जंगली बकरियां। साथियों जो इनका जो शरीर इस प्रकार से बना होता है जैसे याक है साथियों, याक के शरीर पर साथियों लंबे लंबे बाल होते हैं वो जिससे उस आवास में रहने के लिए उसे वो बनाता है कि इसको अनुकूल रह सके। लंबे बाल जो होते हैं किसी ऋतु से बचाव करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा पहाड़ी बकरियां होती है इनके पैरों में क्या होते हैं? खुर होते हैं जिससे जो उबड़ खाबड़ हमारी जो पहाड़ी मैदान है, जो पहाड़ी भूमि है उस पर दौड़ सके साथियों। इनकी अपने आवास की विशेषताओं के आधार पर इनका शरीर बना हुआ होता है जिससे ये उसमें आसानी से निवास कर पाते हैं। साथियों अगला है हमारा महत्वपूर्ण जो है ध्रुवीय आवास। स्तरीय आवास में साथियों ध्रुवीय आवास है। साथियों ध्रुवीय जो आवास होते हैं यहाँ पर बर्फ अत्यधिक जमी रहती है और बर्फ अत्यधिक जमी रहने के कारण यहाँ पर ठंड पड़ती है और इनके शरीर की रक्षा के लिए
इनके शरीर पर जो होती है चमड़े की मोटी वसा की परत पाई जाती है। चमड़े पर जो मोटी जो वसा होती है उनकी परत पाई जाती है, जिससे ये अपना शरीर का बचाव करते हैं ठंड से। साथियों इनमें जो प्रमुख जीव जंतु में पाए जाने वाले साथियों वो है हमारे ध्रुवीय भालू, रेनडियर, पेंगुइन, सील मछली इत्यादि जो जीव जंतु है साथियों ये हमारे स्तरीय आवास के पाए जाते हैं। साथियों स्तरीय आवासों में एक आवास जो प्रमुख होता है वो है हमारा वनीय आवास। साथियों जो वनीय आवास होता है जहां वन होते हैं, वनों का आवास कहलाता है। साथियों नाम से ही इन सबका पता लग रहा है। साथियों वनीय आवास में जो प्रमुख रूप से जो जीव पाया जाता है वो शेर पाया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, साथियों जो शेर है हमारा वो वनीय आवास में भी पाया जाता है और हमारा जो घास का मैदान है यहां पर भी पाया जाता है। साथियों दोनों में जो है हमारा शेर पाया जाता है, घास के मैदान में और वनीय आवासों में। यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला होगा, शेर भी आप देख सकते हैं। घास के मैदान और ये जो वनीय आवास है दोनों में शेर पाया जाता है। साथियों अब हम चर्चा करेंगे जलीय आवासों के बारे में। जलीय आवास जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। साथियों जो जलीय आवास होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार है साथियों। पहला है हमारा जल सांभर क्षेत्र या फिर ताजा जलीय आवास इसे हम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? ताजा जलीय आवास या फिर आपको देखने को मिल सकता है स्थलीय जल संभर क्षेत्र। स्थलीय जल संभर क्षेत्र भी आपको देखने को मिल सकता है। साथियों ये जो ताजा जलीय आवास है यहाँ पर जो पानी होता है वो निरंतर बहता रहता है, रुका हुआ नहीं होता है। साथियों जी इनमें प्रमुख रूप से जो पाए जाते हैं कौन कौन से जो आवास है वो आते हैं साथियों, जैसे नदी, तालाब, झील और झरने, ये हैं हमारे ताजा जलीय आवास के उदाहरण है। साथियों इनमें जो कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं साथियों मेंढक, केकड़े, मगरमच्छ, कछुआ, जोंक और ड्रैगन फ्लाई, ये जो जीव जंतु है साथियों ये हमारे ताजा जलीय आवास के उदाहरण हैं। ताजा जलीय आवास में हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं मेंढक, केकड़े, मगरमच्छ, कछुआ, जोंक और ड्रैगन फ्लाई। साथियों अगला हमारा जलीय आवास है समुद्री आवास और यहां से प्रश्न रीट पढ़ना में पूछा गया था साथियों, जो आपको इस कक्षा के अंदर बताए जाएंगे। पूरे 5 प्रश्न की कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी साथी कक्षा के अंदर बने रहें। साथियों जो समुद्री आवास होता है, समुद्र जो होता है बहुत गहरा होता है और इसमें जो खारा पानी अर्थात लवणीय पानी मिलता है। इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं साथियों। बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है वो सभी इस समुद्र में ही पाई जाती है, जैसे व्हेल मछली, कुत्ता मछली, समुद्री घोड़ा। साथियों समुद्री घोड़ा है वो भी एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार की मछली की किस्म है साथियों, एक प्रकार की मछली है समुद्री घोड़ा भी। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों ये जो प्रमुख है बड़ी बड़ी जो जीव है, बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो समुद्र के गहरे पानी में पाई जाती है इत्यादि। साथियों अगला जो हमारा आखिरी आवास है जलीय आवास में, वो जलीय आवास है हमारा तटवर्ती क्षेत्र। क्या है साथियों? तटवर्ती क्षेत्र जो समुद्र का जो तट होता है, किनारा होता है साथियों, उस तटवर्ती क्षेत्र में ये जो तटवर्ती क्षेत्र है साथियों ये हमारा समुद्र का जो किनारा होता है वो तट होता है, उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं साथियों गैंडा, एशियाई बाघ, ये जो होते हैं साथियों गेंडा और एशियाई बाघ जो होते हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
साथियों, और जो इसमें प्रमुख रूप से जो वनस्पति पाई जाती है वो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की अधिकता होती है। साथियों, तटवर्ती क्षेत्रों में लिख देता हूं, मैंग्रोव प्रकार की जो मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती है वो अत्यधिक इन तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। और साथियों, एक प्रमुख और जीव है इसमें जो पाया जाता है वो है हमारा घड़ियाल, गेंडा, एशियाई भाग और घड़ियाल। आप सभी साथियों स्थलीय और जलीय आवास जो है समझ में आएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे हम चर्चा करेंगे अन्य आवास के बारे में। अन्य आवास जो है हमारे कौन कौन से हैं। आप सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी जरूरतमंद साथी हमारे साथ जुड़कर इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। और आप सभी साथी भी निरंतर रूप से कक्षाएं देखते रहे। साथियों, हमारे चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी संडे को पर्यावरण अध्ययन करवाई गई है। जिन भी साथियों ने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया गया है, एक वीडियो है हमारा पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से, उस पर जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। वो सभी जिन भी साथियों ने टेस्ट नहीं दिया है वो सभी साथी टेस्ट दे लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक है, उस पीडीएफ से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन जैसे एग्जाम होती है उसी प्रकार से वो टेस्ट दिया गया है। जरूर आप सभी साथी टेस्ट देवे जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है। साथियों, अब चर्चा करते हैं हम अन्य आवास पर। अन्य आवास जो है हमारा साथियों, अन्य आवास में जो प्रमुख आवास है जैसे बिल, पहला है साथियों हमारा बिल। बिल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। साथियों, बिल में जो पाए जाने वाले जो जीव है वो है हमारे जैसे चूहा है, चूहा, सांप, नेवला, खरगोश, चींटी, छछूंदर और साथ ही दीमक। ये जो जीव जंतु है वो हमारे इत्यादि, ये जो जीव जंतु है साथियों, चूहा, सांप, नेवला, खरगोश, चींटी, छछूंदर और दीमक, ये किस में पाए जाते हैं। बिल में पाए जाते हैं। साथियों, जो दीमक है इस दीमक के आवास को हम बोलते हैं बाम्बी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा गांव में क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं बाम्बी। दीमक का जो आवास है उसे बाम्बी भी कहते हैं। आपको बाम्बी भी देखने को मिलता है, लेकिन बिल में ये सभी पाए जाते हैं चूहा, सांप, नेवला, खरगोश, चींटी, छछूंदर और दीमक। साथियों, अगला आवास है हमारा वो है घोंसला। साथियों, घोंसले में जो प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बया, चिड़िया, कबूतर, गोरैया, बया, चिड़िया, कबूतर, गोरैया, बुलबुल, कोयल, ये सब क्या है साथियों। और कौवा जो है घोंसले में भी पाया जाता है। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, ये जो है बया, चिड़िया, कबूतर, गोरैया, बुलबुल, कोयल, कोया, कौवा, ये है हमारे घोंसले के आवास है। आप सभी साथी ध्यान रखिए। और साथियों, जो बया होती है इस बया का घोंसला सबसे सुंदर होता है। बया का जो घोंसला है वो सबसे सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। और साथियों, जो कोयल है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। साथियों, जो कोयल होती है वो दूसरों के जो घोंसले होते हैं उन्हीं में अंडे देती है। आप सभी साथी ध्यान रखें इस बात को। साथियों, अगला है हमारा महत्वपूर्ण आवास गुफा या मांद, जिसे मांद भी कहते हैं। आपको मांद भी देखने को मिल सकता है। साथियों, इसमें जो प्रमुख जीव जंतु है शेर है, बाघ है, भेड़िया है, लोमड़ी है। ये जो जीव जंतु है साथियों इत्यादि, शेर, बाघ,
भेड़िया, लोमड़ी, ये सभी हमारे गुफा या मांद में पाए जाने वाले जीव जंतु है। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों अगला है हमारा पेड़ की शाखा पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथी पेड़ की शाखा पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं आप सभी साथी देखते होंगे, बंदर, चील, टिड्डे और कौवा। साथियों कौवा जो होता है पेड़ की शाखा पर भी पाया जाता है और घोंसले पे भी पाया जाता है। आप सभी साथी जानेंगे बंदर, चील, टिड्डे, कौवा इत्यादि ये है हमारे पेड़ की शाखा से संबंधित है। आप सभी साथियों को ये शब्द ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन सब चीजों को हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनका आभास करते हैं। साथियों अगला है हमारा पेड़ की कोटर। पेड़ की कोटर में कौन से जीव जंतु रहते हैं। साथियों जो पेड़ की कोटर है उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं गिलहरी, कंगारू, तोता और एक आता है साथियों खातीचड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, कठफोड़वा भी कहते हैं। ये जो जीव जंतु है साथियों हमारे पेड़ की कोटर में पाए जाते हैं, गिलहरी, कंगारू, तोता, खातीचड़ा और कठफोड़वा। साथियों अगला है हमारा आवास घर। साथियों घर से पहले हम चर्चा कर लेते हैं पिंजरा या बाड़ा। बाड़ा कहते हैं हम, इसे हम पिंजरा भी कहते हैं, पिंजरा भी आपको देखने को मिल सकता है। साथियों बाड़े या पिंजरा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जीव जंतु होते हैं हमारे पालतू जो जीव जंतु होते हैं, पालतू जो पशु होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं बाड़ा या पिंजरा में। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनको हम सब पालते हैं तो इनका जो रहने का स्थान है वो बाड़ा या पिंजरा कहलाता है। साथियों आप सभी साथी जानते होंगे। साथियों अगला है हमारा घर। घर में जो मुख्य रूप से जीव जंतु पाए जाते हैं वो है छिपकली। छिपकली आप सभी साथी देखते होंगे, घर में आप सभी को देखने को मिलती होगी छिपकली और पालतू पशु, ये सब हमारे घर में देखने को मिलते हैं। साथियों इन सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, हम चर्चा करेंगे जिससे और जो हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में। साथियों जैसे एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पर मकड़ी। साथियों जो मकड़ी होती है वो किसमें पाई जाती है, जाला। जाला जो होता है साथियों किसका होता है, मकड़ी का स्थान है। इसी प्रकार हम कुछ और महत्वपूर्ण जीव जंतु पशुओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जो आवास होते हैं उनके स्थान को क्या कहा जाता है। हाँ सभी साथियों को कक्षा अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक का बटन प्रेस करें। साथियों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और आप सभी साथी शेयर भी करते रहें। साथियों अगला जो है हमारा वो है तो अन्य आवास है हमारे, वो है कुत्तों का आवास, जिसे हम क्या कहते हैं। साथियों जो कुत्तों का आवास होता है, कुत्ते जहां पर रहते हैं वो कहलाता है केनल। केनल होता है साथियों कुत्तों का आवास। उसी प्रकार घोड़ों का जो आवास होता है, घोड़ा का आवास आप सभी साथी जान के अस्तबल कहते हैं हम। और साथियों जो मुर्गा मुर्गी जो पाए जाते हैं साथियों, मुर्गा मुर्गी का जो आवास होता है उसे हम कहते हैं दबड़ा। आप सभी साथियों को पता होगा, आप सभी साथी इन सभी चीजों से अवगत होंगे। साथियों उसके बाद है हमारा हाथियों का आवास। हाथी से संबंधित है हमारा तीर खाना, हम किसे कहते हैं। साथियों उसी प्रकार ऊंटों का जो आवास होता है वो कहलाता है हमारा शत्रुशाला। उसी प्रकार सुअरों का जो आवास होता है वो कहलाता है हमारा सुअरशाला, सुकरशाला, सुकरशाला।
ये सभी हमारे महत्वपूर्ण आवास है। आप सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट लें जिससे हम आगे चर्चा कर सके मानव आवास के बारे में। साथियों अब हम चर्चा करेंगे मानव आवास के बारे में। मानव के जो प्रमुख आवास है वो कौन कौन से हैं, आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों जो मानव आवास है हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों मानव आवास में मुख्य रूप से जो आवास है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आवास आता है इग्लू। साथियों यहाँ पर क्षेत्र विशेष से संबंधित मानव आवास में क्षेत्र विशेष से संबंधित आवासों की चर्चा की गई है। जिस स्थान पर जहां पर आवास होता है उस क्षेत्र की विशेषताओं से संबंधित आवास बनाए जाते हैं। जैसे बर्फ के जो ठंडे शीतलहर होते हैं वहां पर कई जगह, जैसे उत्तर अमेरिका जो ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर बर्फ के मकान बनाए जाते हैं। जहां पर अत्यधिक तेज हवाएं चलती है, भूकंप आता है साथियों, वहां पर लकड़ियों के बांस के जो है आवास बनाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग आवास हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे मानव आवास के बारे में। तो पहला जो महत्वपूर्ण आवास है वो है इग्लू। साथियों इग्लू आवास क्या होता है, कहाँ का है? तो इग्लू जो आवास है टुंड्रा प्रदेश की जो टुंड्रा प्रदेश की जो एस्किमो जनजाति है साथियों, टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जनजाति के आवास है साथियों। आप सभी साथियों से प्रश्न पूछा जा सकता है जो इग्लू आवास है वो किससे संबंधित है, तो आप सभी साथियों को ध्यान रखना है एस्किमो जनजाति का आवास है। कहाँ बनाए जाते हैं साथियों? टुंड्रा प्रदेश, उत्तर अमेरिका के जो ग्रीनलैंड के जो आर्कटिक क्षेत्र है उनमें ये देखने को मिल सकता है साथियों। ध्रुवीय प्रदेश जो टुंड्रा प्रदेश है उनमें आपको देखने को मिलेगा। साथियों ये जो इग्लू आवास है वो एक प्रकार का क्या है? शीतकालीन आवास है। क्या है साथियों? शीतकालीन आवास है ये। शीतकालीन आवास। और साथियों जो आवास है इग्लू वो बर्फ के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बर्फ के मकान। आप सभी साथी ध्यान रखें, इग्लू जो है एस्किमो जनजाति के शीतकालीन आवास है और ये बर्फ के बने हुए मकान होते हैं जो कि टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। साथियों इनमें जो आवास है इनमें गर्मी बनाए रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए सील मछली की खाल लगाई जाती है। आप चाहो तो देख सकते हैं साथियों इसमें सील मछली की खाल लगाई जाती है। साथियों गर्मी बनाए रखने के लिए, इनमें गर्मी बनाए रखने के लिए चारों तरफ क्या बनाया जाता है? सील मछली की खाल लगाई जाती है। और साथियों इन मकानों में रोशनी करने के लिए जो सील मछली होती है उसकी चर्बी को जलाया जाता है जिससे इन मकानों में रोशनी होती है। साथियों अगला महत्वपूर्ण आवास है हमारा इग्लू के बाद ट्यूपिक। ट्यूपिक जो है साथियों, ट्यूपिक कौन सा आवास है? ट्यूपिक नहीं साथियों एस्किमो जनजाति का आवास है। लेकिन ये आप सभी साथी ध्यान रखें एस्किमो जनजाति का ये ग्रीष्मकालीन आवास है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। जो इग्लू की चर्चा की थी वो हमारा शीतकालीन आवास था और ये हमारा ग्रीष्मकालीन आवास होता है। इग्लू बर्फ के मकान होते हैं, बर्फ के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो ट्यूपिक है साथियों ये बनाए जाते हैं ध्रुवीय भालू की खाल से। किससे बनाए जाते हैं साथियों? ध्रुवीय भालू की खाल से बनाए जाते हैं। ये जो होते हैं ट्यूपिक ध्रुवीय भालू की खाल से बनाए जाते हैं। इग्लू शीतकालीन आवास है और ये ग्रीष्मकालीन आवास है। दोनों ही एस्किमो जनजाति के आवास है। टुंड्रा प्रदेश में देखने को मिलते हैं साथियों ऐसे आवास। साथियों अगला जो आवास है हमारा वो है कू। साथियों जो कू है वो एक प्रकार का कौन सा आवास है? जो भेल जनजाति होती है, भेल जनजाति के जो आवास होते हैं वो आयताकार होते हैं साथियों और उनको कू कहा जाता है। भेल जनजातियों के आयताकार आवास जो होते हैं
वो हमारे कु कहलाते हैं। आप सभी साथी जानेंगे आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, या तो आपको कु दे दिया जाएगा कि कु किससे संबंधित है, आपको ये सब देखने को मिलेंगे, या फिर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भील जनजाति में आयताकार जो आवास होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कु कहते हैं साथियों। अगला आवास है हमारा महत्वपूर्ण आवास है किस्ताऊ। साथियों जो किस्ताऊ आवास होते हैं किसके होते हैं, साथियों किस्ताऊ जो आवास होते हैं वो किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। किर्गिज जनजाति का साथियों ग्रीष्मकालीन नहीं है, ये शीतकालीन आवास है। आप सभी साथी ध्यान रखें। किर्गिज जनजाति का शीतकालीन आवास है जो कि घास फूस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है साथियों, घास फूस से बनाए जाते हैं ये। घास फूस से निर्मित तथा बने हुए होते हैं। जो किर्गिज जनजाति का जो शीतकालीन आवास होता है उसे हम किस्ताव कहते हैं, और ये घास फूस के द्वारा बनाए हुए आवास होते हैं। आप सभी साथियों रीड के लेवल में इतना ही पढ़ना है, इनके बारे में ज्यादा विशेषता आपको जानने की जरूरत नहीं है साथियों। तो अगला आवास है हमारा युर्त। साथियों जो युर्त है ये भी किर्गिज जनजाति का ही आवास है, लेकिन ये क्या है, हमारा ग्रीष्मकालीन आवास है। किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास जो कि साथियों जो आवास होता है चमड़े के द्वारा जो बने जो तंबू होते हैं उनसे बना हुआ होता है। एक प्रकार से चमड़े से बने तंबू जो होते हैं वो हमारे क्या है, युर्त है। युर्त जो होते हैं वो चमड़े से बने हुए तंबू है। किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। साथियों अगला महत्वपूर्ण आवास है हमारा आर्स। क्या है साथियों, आर्स है। साथियों आर्स किस प्रकार का आवास है, ये जो है नीलगिरी की जो पहाड़ियां है हमारे भारत में उसमें जो आदिम जो जनजाति है, आदिम जाति है, उनका आवास है साथियों। नीलगिरी की पहाड़ियों पर भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर आदिम जाति का आवास। जो होता है वो हमारा अर्थ कहलाता है। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें। कुछ और महत्वपूर्ण मानव आवासों के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर बचे हुए जो हमारे प्रश्न आए हैं पिछले उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों को कक्षा कैसी लग रही है हमारी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसी भी आपको हमारी कक्षा लग रही हो साथियों। साथियों अन्य आवास जो है हमारे और मानव आवासों में वो है साथियों झोंपा व पड़वा। झोंपा व पड़वा ये जो आवास है ये पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीणों के आवास है साथियों। झोंपा व जो पड़वा है वो क्या है, हमारे पश्चिमी जो राजस्थान है हमारा, उसमें ग्रामीणों के आवास है। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीणों के आवास जिन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, झोंपा या पड़वा कहते हैं। उसी प्रकार हमारा अन्य आवास है टापरा व डागला। टापरा और डागला साथियों, टापरा और जो डागला आवास है हमारा वो क्या है, राजस्थान के जो ग्रामीण जो आदिवासी हैं, राजस्थान के आदिवासियों का जो आवास होता है उसे हम टापरा व डागला कहते हैं। राजस्थान के आदिवासियों का आवास। साथियों जो राजस्थान के आदिवासी हैं उनका जो आवास है वो हमारा एक कार से क्या है, टापरा व डागला हम जिन्हें कहते हैं साथियों। साथियों जो अगला आवास है हमारा, अगला आवास है
लोंग आवास। साथियों जो लोंग आवास है वो अमेरिका में जो यूरोपीय जनजाति की जो आवास होते हैं उनको हम लोंग आवास कहते हैं। क्या है साथियों? अमेरिका के यूरोपियस जनजाति के जो आवास होते हैं वो हमारे लोंग आवास कहलाते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों अगला आवास है हमारा प्लैंक ग्रह। साथियों जो प्लैंक ग्रह है वो कैसा आवास है? उत्तर पश्चिम जो अमेरिका के तट पर आदिवासियों का जो आवास होता है, जो आदिवासियों के घर होते हैं, उनको हम प्लैंक ग्रह कहते हैं। उत्तर और पश्चिमी अमेरिका के तट पर जो आदिवासियों की जो आवास हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? आदिवासियों के जो घर होते हैं वो हमें प्लैंक ग्रह कहलाते हैं। और ये जो आवास जो प्लैंक ग्रह होते हैं साथियों केदार की लकड़ी से बने हुए होते हैं। कौन सी लकड़ी से बने होते हैं? केदार जो लकड़ी होती है एक प्रकार की, उससे ये बने हुए आवास होते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए। साथियों अगला महत्वपूर्ण जो आवास है हमारा वो है मुनसा और मैक। साथियों जो मुनसा होता है वो एक प्रकार से जो उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का क्या होता है? शीतकालीन आवास होता है। साथियों मुनसा जो होता है उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति होती है उनका शीतकालीन आवास होता है। और एक और आवास होता है मैत। आप सभी साथी जान रहे। साथियों जो मैत होता है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का आवास होता है, लेकिन ये जो आवास होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? ग्रीष्मकालीन आवास होता है। आप सभी साथी ध्यान रखिए। मैत जो है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। साथियों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण आवास थे। साथियों अब हम चर्चा करते हैं आवास की स्वच्छता के बारे में। एक और बिंदु इसमें आता है। हमने जीव जंतुओं के आवास जाने, उसमें स्थलीय आवास, जलीय आवास और अन्य आवासों के बारे में चर्चा की। मानव आवास की कुछ प्रमुख आवासों के बारे में हमने चर्चा की क्षेत्र विशेष के आधार पर। साथियों अब हमारा इसी पार्ट में जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो है आवासों की स्वच्छता। साथियों आवास बना लेना ही जरूरी नहीं है। आवास को बनाने के बाद उसको स्वच्छ रखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का। साथियों जिस प्रकार के आवास में हम रहते हैं उसी प्रकार हमारा मन जो है पढ़ाई में लगता है। आप सभी साथी जानते होंगे घर में कचरा फैला हुआ है तो आप पढ़ नहीं सकते। हमारे आवास की स्वच्छता के बारे में साथियों आपको कुछ भी बिंदु लिखाने की और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथी जानते हैं एक घर में रहते हैं, एक आवास में रहते हैं कि आवास की स्वच्छता कैसे रखी जाती है, आवास कैसा होना चाहिए। साथियों आवास जो है हमारा एक ऐसा जो घर है वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए उसमें जो रोशनी है हमारी सूर्य की वो आसानी से आ सके, खुला रह सके, उसमें हमें हवा लग सके, एक प्रकार से बंद नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास स्वच्छता होनी चाहिए। जो हमारी जो नालियां होती है उनमें जो रासायनिक जो आते हैं हमारे डीडीटी वगैरह उनका छिड़काव होना चाहिए। साथियों उस प्रकार जो है हम स्वच्छता रख सकते हैं। नालियां होती है वो ढकी हुई होनी चाहिए। रोज घर में हमें सफाई करनी चाहिए। आवास की स्वच्छता के बारे में आप सभी साथी अच्छी प्रकार से जानते होंगे और इस आवास की स्वच्छता से संबंधित प्रश्न पूछे गए साथियों एग्जाम में। तो आवास की स्वच्छता के लिए हमारे भारत में एक मिशन चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। आप सभी को पता होगा, उसी की हम चर्चा कर लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान आप सभी को पता होगा। स्वच्छ भारत अभियान हमारे भारत में स्वच्छता के लिए चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था? जिन भी साथियों को पता हो एक बार कमेंट करें साथियों। साथियों जो स्वच्छ भारत अभियान है वो चालू किया गया था, जो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी साथियों।
तो साथियों इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य क्या था, आप सभी साथियों को पता हो तो साथियों इसका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक क्या करना था, और साथियों खुले में सोच मुक्त करने से संबंधित ओडीएफ राज्यों से संबंधित जो हमारे पिछले एग्जाम में रीट 2017 से प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आप बने रहे। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित मैं बता देता हूं आपको। जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सर्वप्रथम ओडीएफ प्राप्त करने वाले राज्य अर्थात खुले में शौच से मुक्त होने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। इस मिशन के तहत 100% ओडीएफ। ओडीएफ का मतलब होता है साथियों हिंदी में खुले में शौच मुक्त। साथियों 100% खुले में शौच मुक्त जो राज्य, हम शुरू के 3 राज्यों की चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पहला राज्य है हमारा सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है सर्वप्रथम इस मिशन स्वच्छ भारत अभियान के तहत 100% ओडीएफ मुक्त राज्य घोषित किया गया था साथियों। दूसरा नाम आता है हमारा, एक पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर जो राज्य ओडीएफ घोषित किया गया था वो था हिमाचल प्रदेश। तो साथियों तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था केरल। आप सभी साथी ध्यान रखें, ये शुरू के 3 राज्य मैंने बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक बार फिर से। तो ये जो प्रश्न है हमारे स्वच्छ इस टॉपिक से रिलेटेड करते हुए जो हमारा करंट था उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाया गया था 2017 रीट एग्जाम में साथियों। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला जो सर्वप्रथम 100% ओडीएफ घोषित किया गया था, तो राजस्थान में बीकानेर जिले का नाम आता है सर्वप्रथम ओडीएफ घोषित होने में। आप सभी साथी जानेंगे राजस्थान में बीकानेर जिला सर्वप्रथम 100% ओडीएफ मुक्त 100% ओडीएफ मुक्त राज्य जो जिला है हमारा राजस्थान में वो बीकानेर है। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले। अब हम चर्चा करेंगे हमारे भवन निर्माण सामग्रियों की। साथियों जो भवन निर्माण सामग्री होती है आप सभी साथी जानते हैं, एक और पार्ट इसमें जुड़ता है वो है भवन आवास की स्वच्छता का भवन निर्माण सामग्री। साथियों हम सभी साथी भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, आप सभी को पता होगा कि कौन कौन सी सामग्री है जिनका हम उपयोग करते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी जो भी सामग्री है, बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। वैसे इनको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में देखते ही हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। साथियों हमारे घर बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं, सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर। जो औजार होते हैं मुख्य रूप से वो औजार आती है करनी, सूत, साउल, जो ये होते हैं साथियों हमारे भवन निर्माण में उपयोग में आने वाली सामग्री है। इनका आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। साथियों भवन निर्माण से संबंधित सामग्री आप भी अपने आसानी से अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पिछले पूछे गए एग्जाम के प्रश्नों पर। अभी तक जो पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टॉपिक से आवाज से संबंधित मैंने आपको बताया था कि 5 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं उनके आंसर भी आपको दे रहे हैं साथियों। आप स्वयं भी बताएंगे कि 5 प्रश्नों में कौन कौन सा प्रश्न है जो यहाँ पे पूछा गया है। साथियों आपसे आरटेक 2011 में प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न था आपका कुत्ता मछली का आवास। कुत्ता मछली का आवास है। साथियों ऑप्शन में आपको देखने को मिले थे ए नदी, बी देखने को मिला था आपको तालाब और सी देखने को मिला था आपको झील और डी ऑप्शन में आपको देखने को मिला था समुद्र। ये 4 ऑप्शन
आपके आरटेक 2011 में पूछे गए थे। ये प्रश्न आप सभी साथी बता सकते हैं। हमें पढ़ा है कि समुद्री जो आवास होता है उसमें कुत्ता मछली पाया जाता है। अगर आप सभी साथियों ने कुत्ता अलग करके और मछली अलग करके पढ़ा होगा साथियों, तो ये प्रश्न आपका गलत हुआ होगा। साथियों, कुत्ता और मछली जो है दोनों, कुत्ता मछली एक प्रकार की मछली है, उसका नाम है कुत्ता मछली, डॉग फिश जिसे हम कहते हैं। ये हमारी समुद्र में पाई जाती है। आप सभी साथी इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं साथियों। कुत्ता मछली कहाँ पाई जाती है? समुद्र से संबंधित है साथियों, समुद्र में पाया जाने वाला जीव है साथियों। उसके बाद आरटेक 12 में प्रश्न पूछा गया है हमारा 2012 में जो प्रश्न पूछा गया है वो है हमारा, आप सभी साथियों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आती है। आप सभी साथियों को स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है जो घर बनाने में काम नहीं आती है, जैसे सीमेंट, लोहा, पत्थर और स्कूटर। आप सभी साथी बता सकते हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर है होता हमारा स्कूटर। स्कूटर भी हमारे अप्रत्यक्ष रूप से तो काम में आता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो हमारी सामग्री है ये भवन में थोड़ी काम आती है साथियों। जो भवन निर्माण के लिए जो साधन है, जो सामग्रियां हैं, उनको लाने के लिए एक प्रकार से ये जो है स्कूटर हमारा क्या हो गया, परिवहन का साधन हो गया साथियों। भवन निर्माण में काम नहीं लिया जा रहा है साथियों। सामग्री को कहीं भवन में थोड़ी लगाया जाता है, जैसे ईंट पत्थर बजरी लगाए जाते हैं। ये तो क्या है, परिवहन का साधन है। इससे हम जरूर काम में ले सकते हैं, सीमेंट का कट्टा ला सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से काम में आ रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्कूटर जो है हम भवन निर्माण की सामग्री में काम में नहीं लेते साथियों। अगला प्रश्न रीट 2012 में पूछा गया है, जो कि प्रश्न है साथियों, बंदर, शेर तथा चूहे क्रमशः रहते हैं। कौन कौन से पूछे गए थे साथियों? एक पूछा गया था आपसे बंदर, शेर और चूहे, इनका आवास पूछा गया था साथियों। बंदर, शेर और चूहों का आवास साथियों हमने अभी जाना है कि बंदर का आवास क्या होता है। आप सभी साथियों को ऑप्शन में देखने को मिला था, पहले में है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, घोंसला, पेड़ एवं गुफा। ऑप्शन बी में था गुफा, बिल एवं पेड़। ऑप्शन सी में पेड़, गुफा एवं बिल, और ऑप्शन डी में बिल, पेड़ एवं गुफा। आपको इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करते हैं? मान लो आपको 3 नहीं आ रहे, आपको ये एक ही आ रहा है कि शेर कहाँ रहता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि शेर गुफा में रहता है। शेर कौन से नंबर पर है हमारा? इस तरह के प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका बता रहा हूँ साथियों मैं। आपको ये 2 नहीं आ रहे, मान लो भूल जाओ बंदर और चूहे, आपको आते नहीं, कहाँ रहते, आपको आ रहा है मात्र शेर। अब आप ये देखिए कि दूसरे नंबर पर यहाँ शेर है, तो ऑप्शन में जो दूसरा नंबर होगा क्रमशः उस पर शेर का जो आवास है वो क्या होता है, गुफा। तो गुफा आपको दूसरे नंबर पर कहाँ मिल रही है साथियों? पहले में तो दूसरे नंबर पर पेड़ दे रखा है, तो आप इसको काट दो एलिमिनेशन तरीके से, कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार हमारा बी ऑप्शन में बिल दे रखा है दूसरे नंबर पर क्रमशः, इसको भी काट दो साथियों। तीसरा ऑप्शन है सी, इसमें गुफा दे रखा है, हाँ ये आंसर सही हो सकता है। उसके बाद चौथे में देखिए, चौथे में डी में भी हमारा नहीं दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। और जो बंदर है वो कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है, और चूहा क्या रहता है, बिल में रहता है। तो हमारा ऑप्शन होगा राइट सी, पेड़, चूहा एवं बिल। साथियों अब चर्चा करते हैं रीट 2015 में पूछे गए प्रश्न की। साथियों रीट 2015 में प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों में फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन में थे आपको संगमरमर, कोटा स्टोन, सी घिया पत्थर सिलिकेडी, सेल खड़ी जिसे हम कहते हैं, और ऑप्शन डी सैंडस्टोन। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों प्रश्न। साथियों इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, घिया पत्थर सेल खड़ी। साथियों जो संगमरमर है इसका प्रयोग आप सभी साथी जानते होंगे, संगमरमर और कोटा स्टोन, इन दोनों का प्रयोग हम घर बनाने में करते हैं। फर्स्ट में कई साथियों के घरों में भी बनी हुई होगी, और सैंडस्टोन का भी हम काम में करते हैं। जो घिया पत्थर है सेल खड़ी, इसका प्रयोग फर्श बनाने में नहीं किया जाता है। इसका जो प्रयोग है, जो खिलौने बनाते हैं, जो प्रसाधन सामग्रियां होती है हमारी, उनमें काम में लिया जाता है। खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में घिया पत्थर सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से सॉफ्ट स्टोन होता है साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें साथियों। और हमारा प्रश्न पूछा गया था 5वां रीट 2017 में, जो प्रश्न था साथियों रीट 2017 में, अभी मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिला आंध्र प्रदेश,
असम, तमिलनाडु और केरल। साथियों, मैंने शुरू के 3 राज्यों की चर्चा की थी। पहले पर सिक्किम था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश भी नहीं देखने को मिल रहा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, केरल जो है इसका राइट आंसर सही था 2017 में। साथियों, आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, हमारी कक्षाएं कैसी लगी? आप सभी साथियों को अगर कक्षा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवें तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।